हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पीएमएस पंजाब के कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, कुछ समवेयर अराउंड 40 टॉपिक्स मैंने डाइसेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन द रिसेंट ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ पीएमएस पंजाब इंग्लिश एसे, जो कि मल्टीपल डोमेन्स में मैंने सेग्रीगेट कर दिए हैं, which are गवर्नेंस, पॉलिटिकल अफेयर्स, सोशल इश्यूज़ एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड हैं टॉपिक्स ये। ठीक है, और इनको थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और होपफुली ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद वीडियो रहेगा, स्पेशली बिफोर दी पीएमएस पंजाब। कमिंग टू द टॉपिक्स, पहले हमारा टॉपिक है गुड गवर्नेंस इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू पाकिस्तान मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया था और सबसे पहले मैंने इसलिए रखा था क्योंकि पाकिस्तान इज़ करेंटली गोइंग थ्रू प्लेथोरा और मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। दिस टॉपिक फोकसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रोल ऑफ लॉ, एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें गवर्नेंस से रिलेट करना है। ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन हाउ करप्शन, वीक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्रिएट प्रॉब्लम्स वाइल गुड गवर्नेंस इम्प्रूव्स डेवलपमेंट एंड ट्रस्ट, इस पहले टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन इन पाकिस्तान। ये वाला सेकंड टॉपिक है जो कि मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन इन पाकिस्तान। देखें, सीएसएस में जो टॉपिक्स आते हैं वो हमें डीकंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, मीनिंग निकालनी पड़ती है, उसमें डिकोड करना पड़ता है। पर पीएमएस चाहे वो सिंध का हो या पंजाब का हो या केपी के बलूचिस्तान का हो, तो उनमें जो टॉपिक स्टेटमेंट आती हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। उसमें मतलब एक प्लेन सा कॉन्सेप्ट दिया होता है जिसमें चीज़ों को डिसाइफर करने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। ठीक है, और ये मैंने टॉपिक्स उसी हिसाब से प्रिपेयर किए हैं। तो सेकंड वाला टॉपिक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन इन पाकिस्तान। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, वीक पॉलिसीज़, प्रोटेस्ट्स एंड इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट डैमेज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी मतलब डैमेज देती हैं पाकिस्तान को। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वीक फॉरेन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ब्लेम करना है हमें और चीज़ें साबित करनी है विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो है हमारा, ये तीन मैंने डिस्कस कर लिए। थर्ड वाला जो है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फेल्यूर और द नीड ऑफ रिफॉर्म्स। अब इसमें एक साइड ही चूज़ करनी है हमें कि आइदर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ अ कंप्लीट फेल्यूर या फिर देयर इज़ अ नीड फॉर रिफॉर्म्स। ठीक है, पाकिस्तान फेसेस फ्लड, नो। पाकिस्तान में मतलब डेमोक्रेसी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बस बता सकते हैं, या फिर जो रिफॉर्म्स आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उनका थोड़ा बहुत टच दे सकते हैं इसमें टॉपिक में। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा टॉपिक है। मूविंग अहेड, कुछ टॉपिक नंबर 4 जो है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। तो इसमें रूल ऑफ लॉ से रिलेट कर सकते हैं हम कि पाकिस्तान में करंट स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है, आइदर मतलब आया ये ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो क्यों है, और बेहतर रिफॉर्म्स कैसे आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है स्टूडेंट्स में कि वो जो सॉल्यूशंस देते हैं वो काफ़ी जेनेरिक होते हैं, और जेनेरिक सॉल्यूशंस हमें स्टैंड आउट करने से रोकते हैं। इसलिए हमें अपने जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको स्पेसिफिक रखना है, ठीक है, ना कि जेनेरिक रखना है। इसलिए जो रिफॉर्म्स वाली बात हो उसमें पॉलिसी मेजर्स पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल मेजर्स हों, ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड हों, उन पे फोकस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो मैंने टॉपिक नंबर 5 है ई गवर्नेंस एज अ टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब ई गवर्नेंस का टॉपिक है तो काफ़ी रीसेंट रिकरेंट टॉपिक है, बट इसमें मैंने एक एस्पेक्ट डाल दिया है कि हाउ इट कैन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एस्पेक्ट है टॉपिक का जिस पे आपको काम करना चाहिए। मतलब वैसे भी पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स में ये टॉपिक पूछा जा सकता है, इस पे लिखना चाहिए मतलब आपको। टॉपिक नंबर 5 इज़ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब ये टॉपिक करंट भी है और बिटवीन द प्रोविंसेस देयर इज़ अ रिफ्ट ऑन द मैटर ऑफ वाटर, चाहे वो पंजाब या सिंध का हो या दूसरे प्रोविंसेस के बीच में हो, तो देयर इज़ अ रिफ्ट। और रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, रिसेंट एपिसोड जो हुआ था जिसमें ऑपरेशन बनियानुल मरसूस भी कैरी आउट किया गया था, तो उसके बाद इंडस वाटर टीडी पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज़ हुए थे कि वो सस्पेंड की जाएगी या हो गई है। तो मतलब उसका थोड़ा बहुत रेफरेंस दिया जा सकता है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वाटर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, मतलब है। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज जो है उसका थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं कि वो भी एक फैक्टर है जो पाकिस्तान में वाटर सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है। ठीक है, क्योंकि फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्रॉट्स एंड वाटर शॉर्टेजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। एंड दिस ऐसे कैन डिस्कस इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, पुअर प्लानिंग एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल पॉलिसीज़। ठीक है, अब आता है हमारा टॉपिक नंबर 7, ये मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारा यूथ बर्थ इन पाकिस्तान, डेमोग्राफिक डिविडेंड और टिकिंग टाइम हो। ये एग्जैक्टली टॉपिक सीसी में भी आया है, सिंध में, और क्या कहते हैं पंजाब, ये अपना सीएसएस में भी आ गया है टॉपिक। इसमें भी मतलब सिंपल ही है, एक साइड चूज़ करनी है कि जो डेमोग्राफी है पाकिस्तान की, यूथ, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है या पाकिस्तान के लिए एक एसेट बन सकता है। ठीक है, एक साइड चूज़ करनी है और उसको प्रूव करना है, सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लेक्स अबाउट इट। टॉपिक नंबर 8 है हमारा अर्बनाइजेशन इन द लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन पंजाब। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक एज वेल। तो इसमें थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पंजाब पे थोड़ा बहुत सेंटर्ड रहना है इसमें, और उसके अलावा पंजाब का कंट्रीब्यूशन बताना है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में पंजाब का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रॉब्लम्स कौन से हैं, और रिफॉर्म्स की कौन कौन सी ज़रूरत है, कौन कौन से रिफॉर्म्स आ सकते हैं। तो मतलब एक मल्टी डायमेंशनल सा टॉपिक है ये। अभी आते हैं टॉपिक नंबर 9 पे, फूड सिक्योरिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन। अब ये भी मतलब काफ़ी आसान है। मैं तो पर्सनली इसे कॉज इफ़ेक्ट और सॉल्यूशन के पैटर्न पे ले जाऊंगा, कॉजेज़ बताऊंगा फूड सिक्योरिटी के, अब उसके इम्पैक्ट भी बताने हैं फ्यूचर जनरेशन पे, और उसका सॉल्यूशन भी बताना है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर मी टॉपिक। नंबर 10 पे आते हैं, क्राइसिस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। मैं इसे भी कॉज इफ़ेक्ट सॉल्यूशन वाले पे ही ले जाऊंगा कि पहले तो मैं स्टांस लूँगा कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है उसकी, या क्वालिटी एजुकेशन है, इट इज़ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, कंप्लीट क्राइसिस, और देयर आर फ्यू कॉजेज़ बिहाइंड इट एंड इम्प्लीकेशंस आर डिस्ट्रक्टिव। फिर उसका सॉल्यूशंस दे दूँगा। ठीक है, 3 डोमेन्स में इसे ले जाऊँगा। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक एज वेल। तो उसको भी मतलब एजुकेशन वाला टॉपिक जो है उसको भी तैयार करके जाना है आपने। अभी आते हैं इकोनॉमी पे। ठीक है, ये मैंने कर लिए पाकिस्तान अफेयर्स एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो एक मेन हेडिंग थी वो मैंने कवर कर ली कि उसके ये टॉपिक्स आ जाते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें, और इससे रिलेटेड आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोटेशंस और ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स वगैरह हों जो आप अपने ऐसे में साइट कर सकें, ताकि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग लगें। इकोनॉमी पे आते हैं, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। नंबर 11 टॉपिक हमारा ये है कि IMF डिपेंडेंस इन पाकिस्तान इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। तो IMF पे जो पाकिस्तान की डिपेंडेंस है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है IMF के बेल आउट्स पे, उसके बारे में लिखना है हमें। और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कैसा उसका असर हो रहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट एक फ़िस्कल पॉलिसी तैयार नहीं हो पा रही है इस वजह से, क्योंकि IMF के बेल आउट्स के लिए हम काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी चेंजेस मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे टैरिफ वगैरह हो जाते हैं, या
सब्सिडीज़ वगैरह के जो इम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी मतलब हमें कंसीडर करने होते हैं आईएमएफ की वजह से। तो एक किस्म की जो इकोनॉमिक सोवरेनिटी है पाकिस्तान की वो अंडर क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, इस टॉपिक में वही डिस्कस करनी है। हमारा टॉपिक नंबर 12 ये है कि सीपेक अपॉर्चुनिटी और लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। उस पर टॉपिक है ये कि पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक लायबिलिटी है। तो आई वुड ऑब्वियसली से कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और उसको बताना है कि कैसे कैसे ये अपॉर्चुनिटी है, थोड़े बहुत उसके हर्डल्स बताने हैं, चैलेंजेस बताने हैं कि ये चैलेंजेस को सीपेक फेस कर रहा है, उसके थोड़े बहुत सॉल्यूशन बता देने हैं। सिंपल रखना है इसको भी। ठीक है, मूविंग अहेड। बैटरी लो हो गई है मेरे फ़ोन की। कंटिन्यूइंग, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, उस पर आते हैं। इफ़ आवर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। अब ये है टॉपिक। जियो इकोनॉमिक्स पे पाकिस्तान का फोकस ज़्यादा आ रहा है, अभी जियो पॉलिटिक्स पे नहीं आ रहा। तो उसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, या हम इसे अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस में भी ले जा सकते हैं कि उसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे मतलब लाजमी कवर करके जाएं। ठीक है, अभी ये साइड पे क्यों नहीं हो रहा? हाँ, टॉपिक नंबर 14 जो है सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो पाकिस्तान को ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इधर सॉफ्ट पावर पे और हार्ड पावर पे। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट, मतलब एक ही पैराग्राफ देना है कि सॉफ्ट पावर क्या है और हार्ड पावर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बेहतर क्या है। ये टॉपिक उसके बारे में। हाँ, ये वाला टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन वाला। ग्लोबलाइजेशन इज़ रिट्रीटिंग, नेशनलिज्म इज़ रिसर्जिंग। तो रिसेंट ट्रेंड्स में पॉपुलिज्म वाला, आप ट्रम्प का एग्जांपल ले लें जिसमें अमेरिका फ़र्स्ट वाला नैरेटिव आ जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ रिट्रीटिंग, नेशनलिज्म इज़ रिसर्जिंग। मतलब अब जो कंट्रीज़ हैं वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए दूसरों पे टैरिफ्स लगा रहे हैं, टैक्सेस ज़्यादा लगा रहे हैं, विच इज़ अ बैड साइन फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये टॉपिक उसके बारे में है। ठीक है, मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिजिटल डिप्लोमेसी इन द 21st सेंचुरी। डिजिटल डिप्लोमेसी इन द 21st सेंचुरी। अब ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक मुझे तो लगता है इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के जो क्लैशेस हुए थे आपस में, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, मतलब उनके पास कोई गवर्नमेंट का ओहदा नहीं था, मतलब कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने ही टुक इट हिमसेल्फ एंड एडवोकेटेड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मल्टीपल बीबीसी से लेके अल जज़ीरा तक उन्होंने एडवोकेट किया था कि पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया था, और पाकिस्तान का कोई पहलगाम टेरर अटैक में कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, एंड इंडिया हैड नो एविडेंस ऑफ प्रूविंग इट। मतलब एक एग्जांपल है कि जो डिजिटल डिप्लोमेसी है इन 21st सेंचुरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ शेपिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 17 पे। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस सार्क, SCO एंड साउथ एशियन स्टेबिलिटी। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया, पहले तो आप कंसिडर कर लें कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रीजन है। ठीक है, स्पेशली इन दीज टाइम्स। तो इन दीज टाइम्स सार्क और SCO का क्या रोल है इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने का। दिस टॉपिक इज़ अबाउट दैट कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और दूसरे कंट्रीज़ हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इनका फ्रेमवर्क काम कर सकता है टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन द रीजन, साउथ एशियन रीजन। ठीक है, ये टॉपिक था इसके बारे में।
अभी आते हैं सोशल एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में। वो इकोनॉमिक इंटरनेशनल वाला था, अब ये वाला सोशल एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में है। टॉपिक नंबर 18 पे आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वुमेन वाला जो टॉपिक होती है, वुमेन वाला जो डोमेन होती है, वो CSS में भी इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, और बाकी जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनके एग्ज़ाम्स में भी वुमेन वाला टॉपिक लाजमी आता ही है। ठीक है, अब इसमें वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वुमेन, ये मतलब टॉपिक ये कह रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकती है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है उसमें। ठीक है, और इसको पाकिस्तान के एस्पेक्ट में लिखना है, और आप थोड़े बहुत जो सॉल्यूशंस लिखें वो जेनेरिक ना हों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके जाते हैं। तो जब भी आप वुमेन वाला टॉपिक ऑप्ट करें, आप कोशिश ये करें कि जो आपका डेटा हो वो बाकियों से डिफरेंट हो, बाकियों से ऑथेंटिक हो, ओरिजिनल हो, ऑर्गेनिक हो। ठीक है, अभी टॉपिक नंबर 19 पे आते हैं, सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया एम्पावरमेंट और पोलराइजेशन। अब ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पोलराइजेशन सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अस वर्सेस देम का नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, ख़ास करके जो ट्विटर है या फेसबुक वगैरह है, उस पर सोशल मीडिया पे ग्रुप्स या क्लब्स वगैरह बने हुए होते हैं, और उन पे एक पोलराइजेशन वाला इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो ये ऐसे उसके बारे में है कि सोशल मीडिया पे आइदर एम्पावरमेंट हो रही है या पोलराइजेशन हो रही है, तो आपको एक साइड चूज़ करनी है। ठीक है, मूविंग अहेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। तो अब उसकी ये आप पे है कि आप इसको कैसे ले जाते हैं। ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है, आप इसे अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस में लेके जा सकते हैं, काज इफेक्ट सॉल्यूशन में भी लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे 25 तक ही लेके जाना पड़ेगा। बाकी वाले टॉपिक्स जो हैं वो मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बैटरी लो हो रही है मेरे फ़ोन की। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, तो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट होता जा रहा है सोशल मीडिया भी। कुछ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कुछ हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस पर एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि जो ट्विटर का AI है, ग्रोक नाम है मेरे ख्याल से उसका, तो रिसेंटली उसमें एक अपडेट आई थी जिस पे लोग ये कह रहे थे कि उसको ग्रोक को मेंशन करके कह रहे थे कि मतलब क्या कहते हैं, वो थोड़ा बहुत अडल्ट हो जाएगा, जो मैं मेंशन नहीं कर सकता, अभी मुझे जहन में आया। बट वो मतलब दो चार लोग फेमस सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी था कि किसी की भी पिक्चर डाल के ये कह रहे थे कि हु इज़ दी बायस्ड वन, या मतलब किसी भी सेलिब्रिटी की डिफेमेशन आसानी से AI के थ्रू भी पॉसिबल हो रही थी। तो वो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई आम इंसान हो, कोई ब्रांड हो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में आके उनकी डिफेमेशन इजीली हो रही थी। ठीक है, तो इस टॉपिक पे भी मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग तरीके में लिखा जा सकता है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20, टॉपिक 21 जो है हमारा, मोरल डिके इन सोसाइटी एंड कंज्यूमरिज्म। ठीक है, ये भी एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। 2021 या 22 में एक टॉपिक आया था, एथिकल कंज्यूमरिज्म, CSS में। तो ये थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड भी है कि सोसाइटी में मोरल डिके नहीं है और लोग चीज़ें कंज्यूम करते जा रहे हैं, और इट इज़ लीडिंग टू मोरल डिके इन द सोसाइटी। ठीक है, अब टॉपिक 22 आते हैं उस पर, क्लाइमेट चेंज वर्सेस टेररिज्म, ग्रेटर थ्रेट टू पाकिस्तान। अब इसमें बताना है कि ये आर्गूमेंटेड टॉपिक है, पाकिस्तान को ग्रेटर थ्रेट कौन सा है। दोनों ही थ्रेट पाकिस्तान को बहुत बड़े हैं, पर मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट है पाकिस्तान को, वो ज़्यादा ख़तरनाक है।
क्लाइमेट जस्टिस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेवलप्ड नेशंस, अब ये 23rd टॉपिक है। ठीक है, अब कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान इज़ अमंग द लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग countries to global carbon emissions. Pakistan contributes less than 1% to global carbon emissions. Still, Pakistan is one of the most vulnerable countries to climate change. ठीक है, ये साबित करता है कि the countries contributing to climate change should do climate justice in the form of reparations. वो फाइनेंशियली पे कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिप्लोमेटिकली कैसे भी, उन कंट्रीज़ को जो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे पर फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा। तो ये उसके बारे में है, क्लाइमेट जस्टिस एंड सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, आते हैं 24th टॉपिक पे, ह्यूमन राइट्स वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से जो ह्यूमन राइट्स पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, उस पे क्या कहते हैं, लिखना है हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, क्योंकि कुछ ऐसी डोमेन्स हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन पे ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस आ रही हैं, कंसीडरिंग द नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट। तो ये ऐसे उसके बारे में है, ये टॉपिक उसके बारे में है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। बाकी जो टॉपिक्स हैं रिमेनिंग वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न थीम्स के बारे में होंगे। ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग टिप्स हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, क्योंकि इसमें बैटरी लो हो रही है, तो मेरी भी और फ़ोन की भी। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी इन पाकिस्तान, रियलिटी और रिलीजन। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है। एक ही साइड चूज़ करनी है कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वलिटी एक रियलिटी है या फिर इल्यूजन है। ठीक है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है। ठीक है, और इसमें थोड़े बहुत सॉल्यूशन भी बताने हैं कि कैसे अगर नहीं है, या फिर चैलेंजेस भी बताने हैं, तो कि अगर रियलिटी है तो थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए ये रिफॉर्म्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एक 25th टॉपिक है हमारा। एनीवेज़, आई होप कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। जो भी आपको क्वेश्चंस हों रिलेटेड टू PMS पंजाब इंग्लिश ऐसे, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल बी अपलोडिंग मोर सच वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली टू हेल्प यू गाइज आउट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड for more such videos, and thank you. Good luck.